अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज व्लॉग में बहुत अहम आपसे 2-3 बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कोशिश की जा रही थी कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन इमरान खान साहब पर हमले के हवाले से JIT रिपोर्ट जो सामने आई और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे क्या अब आने वाले दिनों में सूरत हाल बनने जा रही है, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जिक्र करेंगे पंजाब हुकूमत का कि जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि डामाडोल सिचुएशन में है। एक जानिब तो गवर्नर साहब के जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर अदालत में मामला फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब भी कभी हाँ कभी ना, कभी इधर कभी उधर हमें होते नज़र आ रहे हैं और उनके बयानात कंटिन्यूसली हमें तजादात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है, उनका प्लान B क्या है, इस हवाले से भी आज ही के व्लॉग में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो व्यूअर्स ये बात हो जाए कि खान साहब पर जो हमला हुआ, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से वो हमला हुआ 3 नवंबर को लॉन्ग मार्च के हवाले से वज़ीराबाद पर, और उस हमले में खान साहब के ऊपर जिसने अटैक किया बंदा वो फौरी तौर पर जैसे पकड़ा गया, फिर उसको पकड़ने के चंद ही घंटों के अंदर अंदर हमने देखा कि उसकी एक वीडियो बना दी गई, उस वीडियो को लीक भी कर दिया गया और वो वीडियो जिस तरह से बनवाई गई उसकी अब CCTV फुटेज जो है वो भी सामने आ चुकी है। अब जो CCTV फुटेज सामने आई है उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा ना सिर्फ ये कि खुली हैं बल्कि कॉम्प्लिकेटेड भी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत से सवालात हैं और वो सारे सवालात इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा दिए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सीधा सीधा इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर इस सारे हमले को रख दिया है कि इसके मुर्दे इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया, तो गलत ना होगा, क्योंकि बज़ाहिर हमें यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने जो सवालात उठाए हैं उनके जवाबात अगर दिए जाएं तो वो सारे इशारे जाकर उधर ही मिलते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान साहब एक जानिब बाजवा साहब के ऊपर तो अब डायरेक्टली इल्ज़ामात लगा रहे हैं बहुत सारे हवालों से कि उन्होंने उनकी जो हुकूमत है उसको गिराया, और इमरान खान साहब ये भी अब हमें कहते नज़र आ रहे हैं कि बाजवा साहब करप्शन को बुरा नहीं समझते थे और उन्होंने ख़ुद भी करप्शन की है और उनके ऊपर करप्शन के भी बहुत सारे जो मामलात हैं वो भी हैं, ये भी इमरान खान साहब का अब कहना है। लेकिन जो इमरान खान साहब पर अटैक हुआ है उसके हवाले से इमरान खान साहब ने बराह रास्त बाजवा साहब को तो नहीं मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इमरान खान साहब का मानना ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट में अभी तक ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो कि जनरल बाजवा के करीब थे, तो इमरान खान साहब का ये कहना है, ये समझना है कि उनके ऊपर जो है ये तफ्तीश और तहकीक जो है वो सारी होनी चाहिए और FIR में वो उन लोगों को नामजद भी करना चाहते थे। लेकिन आपको मालूम है कि वो FIR उनके मुताबिक नहीं कट सकी और इमरान खान साहब जिन लोगों को नामजद करना चाहते थे, जिनमें फ़ौजी अफसर भी शामिल थे, उनके नाम उसमें शामिल नहीं हो सके। अब नाज़रीन, इस सारे मामले में जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनका किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के हामी बनते हैं तो फिर उन्हें इमरान साहब के मौक़िफ़ के मुताबिक मौक़िफ़ अपनाना मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की सियासत एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत और उनके बिल्कुल जिसको कहते हैं मुताबिकत रखती है उनके साथ, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करते हमें नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब का जो तोपों का रुख है वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ दिखाई देता है। पहले तो ये ख्याल था कि शायद इमरान खान साहब बाजवा साहब के हवाले से ये मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन जब नई आर्मी क़यादत आई तो उसके बाद इमरान खान साहब कुछ अर्सा खामोश रहे और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि मामलात किस समत में चलते हैं और उसके बाद फिर ही हम देखेंगे कि इस इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है। उन्होंने 1-2 मुतालबात ज़रूर किए कि वो चीज़ों को देखें और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें, लेकिन उन्होंने बराह रास्त कोई इल्ज़ाम इस इस्टेब्लिशमेंट पर नए आर्मी चीफ के हवाले से नहीं लगाया था। लेकिन इमरान खान साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये बुनियादी तौर पर नए इस्टेब्लिशमेंट को ये तो नहीं कह रही थी कि वो इस हमले में मुलविस हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे थे किसी न किसी तौर कि जो भी लोग इस हमले में मुलविस रहे हैं उनको कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई उनको बचा रहा है, और वो कौन है कि जो उनको बचा रहा है। अब नाजरीन, अगर इस बात का जवाब देखा जाए, सोचा जाए, तो फिर बज़ाहिर यही नज़र आता है कि इमरान खान साहब अब इस नई आर्मी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी वाज़ेह मौक़िफ़ लिए हुए हैं और इमरान खान साहब समझते हैं कि उन्हें मज़ीद दीवार से लगाए जाने का सिलसिला जारी है। वो ये भी समझते हैं कि ना सिर्फ ये कि उन पर अटैक एक सोची समझी साजिश थी, बल्कि वो साजिश जब कामयाब पूरी तरह से नहीं हो सकी तो उस
के ऊपर जो प्लान बी था कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, कवर अप कैसे करना है, उसमें भी ये तमाम सिस्टम के ताने बाने आपस में मिले हुए हैं। और इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि राना सना या शहबाज शरीफ की ये औकात ही नहीं है कि वो इतना बड़ा कवर अप करें। तो बेसिकली इमरान खान साहब ने बैनुस्सुतूर या बिटवीन द लाइंस जो सारा मामला है वो इस्टेब्लिशमेंट के ही खाते में डाला है, और उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े करे, और अगर नई क़यादत इस हवाले से समझती है कि ये ज़्यादती थी और इनका कोई किरदार नहीं है तो फिर इस पर गैर जानिबदाराना तफ्तीश होनी चाहिए। मामले को कवर अप नहीं करने की कोशिश की जानी चाहिए, बल्कि ज़्यादा इस इदारे के लिए भी अच्छा है, उसके वक़ार के लिए भी अच्छा है कि इसको खुलेआम तफ्तीश के लिए पेश किया जाए, और फिर जब उसके ऊपर तफ्तीश हो जाए तो अगर क्लैरिटी मिलती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलती तो जो भी लोग इसमें मुलव्वस हों उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये खुद इस इदारे के किरदार के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इदारे के वक़ार के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इमरान खान साहब ने कुछ मज़ीद सवालात के साथ कुछ नए मुतालबात भी सामने रख दिए हैं, और बहुत कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत दबाव भी था उनके ऊपर, और खुद उनके पार्टी रहनुमाओं का भी ख्याल था कि वो लोग जो कि कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएं, और इस सिलसिले में अगर इमरान खान साहब को एक कदम पीछे भी हटना पड़े तो वो थोड़ी नरमी दिखाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक स्टैंड लिया कि जो चीज़ वो कहना चाहते हैं तो उसे वो कह के ही रहेंगे। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है। अच्छा नाज़रीन, मैं इसमें थोड़ा सा एक अपना एक चीज़ दे दूँ। खान साहब का मौक़िफ़ तो क्लैरिटी से आपने भी सुन लिया, समझ लिया, लेकिन एक चीज़ समझिए कि हमेशा हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती है। आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ें और फिर जीत भी जाएं। बाज़ औक़ात आपका लड़ना ही बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका लड़ना दूसरों को ये ताकत देता है कि भाई किसी भी चीज़ के हक़ के लिए लड़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम कोई भी सामने ताकतवर देख के बिल्कुल सरेंडर कर जाएं, बल्कि हम अपनी बसात के मुताबिक लड़ सकते हैं और अच्छे खासे ताकतवर लोगों को भी परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल है। ज़रूरी नहीं कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर कोई इस वक्त तनाव का मामला है, अगर कोई जंग जारी है, चलें आप यूँ कह लें, कोई लड़ाई जारी है, तो ये लड़ाई खान साहब जीत भी जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब का लड़ना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो मैसेज है कि भाई अगर आप खड़े हों हक सच पर, कोशिश करें जो कि आप समझते हों अगर कि आप हक सच पर खड़े हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाई से ही हथियार उठा लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप डील करके बाहर चले जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं। आप लड़ाई कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की एक तारीख़ है, उसमें उसके तनाजुर में ही इस अटैक को और इस सारी सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि क्यों हम देखते हैं कि हमेशा जो सिविलियन मकबूल लीडर हैं वो क्यों मंजर आम से हट जाते हैं, क्यों उन्हें फांसी हो जाती है, क्यों उन्हें जिला वतन कर दिया जाए, क्यों वो नाअहल हो जाएं। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी सिविलियन लीडर जो अवाम में मकबूल होता है, क्यों वो एकदम पाकिस्तान की अवाम की क़यादत करने से महरूम हो जाता है? आखिर इसकी कोई तो वजह होगी। ये इत्तेफाक दर इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के हवाले से जो एक मैसेजिंग है कि भाई हकीकी अवाम जो हैं वही बाशऊर हैं, वही इक़्तिदार आला हैं, और उन्हीं को ये हक़ हासिल है कि वो अपना जो भी नुमाइंदा है, जो भी वज़ीर आज़म है, उसको चूज़ कर सकें। और अगर वो उसको चूज़ करते हैं तो वो भी फिर उनके लिए डट कर खड़ा हो जाए, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। वो फिर ये ना करे कि जब उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो वो अवाम के ऊपर भरोसा करने के बजाय फिर जो लोग मुश्किल वक्त लेके आए उन्हीं से ही डीलें कर बैठे, और फिर उसके बाद उनकी सरबराही को मान ले कि भाई आप ही आका और मौला हैं तो बस ठीक है। तो उसके सामने सरनिगूं होकर चलते जाएं तो फिर ठीक है, सब मज़े हैं उनके। और अगर आप उनके सामने खड़े हो जाएं तो फिर आपके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं। सिंबॉलिकली बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। क्योंकि कोई भी ताकतवर दो लड़ाइयों में अक्सर हम देखते हैं ना कि वो कहते हैं कि घास जो दो ताकतवर हाथी लड़ रहे होते हैं तो घास जो है वही रुल जाती है, बेचारी ख़त्म हो जाती है। तो कोई वही हाल इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है कि इक़्तिदार की इस रस्साकशी में हमें दिखाई ये दे रहा है कि अवाम जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और जो मुल्क के हालात हैं वो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल पर आ चुके हैं। इसी दौरान भी इक़्तिदार की ये रस्साकशी ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान साहब अभी भी ये समझते हैं कि उनको दीवार से लगाने का सिलसिला जारी है। वो अभी भी ये समझते हैं
कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और वो अभी भी ये समझते हैं कि उनसे ना सिर्फ ये कि उन्हें नाअहल किया जाएगा, उन्हें अगले इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि साथ साथ उनको यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि या तो वो बाहर चले जाएं या वो बिल्कुल सियासी तौर पर ख़त्म हो जाएं और इसके लिए उनकी पार्टी को तोड़ा जाए, या उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन या फिर फिज़िकल असैसिनेशन, जो कि हमने उसका एक देख भी लिया मामला। और वो जो सारी कहानी इमरान खान साहब ने बताई थी उस पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, बड़े लूप होल्स हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक है, वो ये कि अगर इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश एक मंसूबाबंदी नहीं थी, सोची समझी साजिश नहीं थी, तो इमरान खान साहब को इसको पहले से उसका इल्म कैसे हुआ? ये कैसे हो गया कि इमरान खान साहब को कोई इल्हाम हुआ था कि वो पहले ही से 2-3 जलसों में पूरे का पूरा A to Z तरीक़ाकार भी बता दें कि भाई यूं होगा, फिर यूं होगा, फिर यूं होगा और फिर ये होगा? वही हमने देखा, एक पूरा मजहबी कार्ड भी बनाया गया, अटैक भी हुआ, फिर वो बंदा निकला, उसने उसी को तोते की तरह रट के सुना भी दिया। तो बात ये कि इमरान खान साहब को कोई इल्हाम तो नहीं मिला था, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जहाँ साजिश हुई थी, खान साहब ने बता दिया कि मुझे तो इदारों के अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो फिर इस चीज़ को क्या इतना लाइट लिया जाए? ये इतनी आसान बात है कि अवाम का कोई भी बंदा, मकबूल लीडर, उसको उठा के वो आपके सामने क्यों खड़ा हो रहा है तो उसको जो है वो उड़ा दिया जाए, उसको चुप करके सब सह लें और फिर हमेशा की तरह जैसे पहले खामोश हो जाते हैं ऐसे ही खामोश रहें? क्या यही इसी तरह चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए इसके जो भी मुल्ज़िमान हैं और मुजरिमान हैं। लेकिन अब सवाल ये कि अभी फ़िलहाल तो हमें ऐसा कुछ भी रिवर्स होता नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब के साथ जो पंजाब हुकूमत चला रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब की बार बार उस पर कलाबाजियाँ ये साबित कर रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब की डोरियाँ अभी भी कहीं से हिल रही हैं। परवेज़ इलाही साहब एक दिन आते हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दे देते हैं, फिर मोनिस इलाही उनसे कुछ समझाते वो जाते हैं, तो फिर वो एक ट्वीट कर देते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि जी कायद आज़म के बाद इमरान खान एक बड़ा ईमानदार लीडर मिला है और ये और वो, और फिर अगले दिन कोई स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम तो आप भूल गए हैं 25 मई को आपके साथ क्या हुआ था, सोच समझ के बात करें और ये वो सारी बातें। और DPO गुजरात का जो किरदार रहा है इस सारे मामले में, वो किसी से अब ढका छुपा नहीं है। वो खुद अपनी वीडियो बनाता है, अपने फ़ोन पे बनवाते हैं, फिर शामिल तफ्तीश भी नहीं होते। और DPO गुजरात वो इलाका जहाँ से परवेज़ इलाही साहब हैं, क्या वहाँ पर वो कोई ऐसा बंदा होगा जो कि परवेज़ इलाही साहब का दस्ते रास्त ना हो, जिस पे बाएतमाद ना हो, जिस बंदा उनके लिए जाहिर सी बात है कोई करीबी बंदा ही होगा। तो वो क्यों फिर खान साहब के अगेंस्ट इतने बड़े अटैक के ऊपर ताउन नहीं कर रहा? क्या ये इटसेल्फ एक सवाल नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ खड़े हुए हैं? तो बात यह कि ये सारी चीज़ें भी दिखा रही हैं कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब बहुत से रिपोर्टर से बात करते हुए कह चुके हैं कि उनके 2-3 लोगों को तोड़ा भी गया है, उन्हें मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि वो एतमाद के वोट में हिस्सा ना लें। और अल्टीमेटली ज़ाहिर इसका मकसद यही है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं मिलेगा, वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अगर वज़ीर आला वो नहीं रहते तो PDM की तरफ जाएगी सूरत हाल सारी कि वो फिर वज़ीर आला बनाएं। तो अल्टीमेटली फिर पंजाब हुकूमत भी खान साहब से छीनने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं, ये तो अभी आपको अगले 1-2 हफ्तों में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इसमें हर किरदार अपने लिए खुद कहानी का, जिसको कहते हैं ना, अपना मकाम, वो खुद तराश रहा है, वो खुद चुन रहा है। और परवेज़ इलाही साहब भी एक ऐसे ही दौराहे पर खड़े हैं, कभी वो इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसी और के इशारों पर बहुत कुछ कर रहे हैं और अभी मुकम्मल तौर पर खान साहब के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे। और यही वजह है कि खान साहब की मुश्किलात अभी आने वाले दिनों में हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। परवेज़ इलाही साहब की ब्लैकमेलिंग जो कि आगे भी जारी रह सकती है, और अगर वो असम्बलियाँ तहलील करने से इनकार ही कर देते हैं तो उसका भी अब खान साहब ने एक हल सोच रखा है। खान साहब ने ये प्लान B तैयार कर रखा है कि अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने या ना लेने के अलावा भी असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पर अगर कोई पसो पेश से काम लेंगे तो खान साहब और उनके तमाम जो लोग हैं मुख्तलिफ असम्बलियों में वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। यानी अभी तक तो इनका ये प्लान था कि पंजाब असम्बली या KP असम्बली डिज़ोल्व करनी है, और अगर ये इस तरफ जाती है सूरत हाल तो फिर तो अल्टीमेटली जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगी। ये बड़ा कामयाब कार्ड होता। लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब इसमें ताउन नहीं करते और अगर वो अपनी डोरियां हिलाने वालों के ही हुक्म के मुताबिक असम्बली तहलील ना करने के हवाले से ही अपने फैसले पर खड़े हो जाते हैं, तो उस सूरत में शायद उन्हें PDM की तरफ से वज़ारत आला का उम्मीदवार तो बनवा दिया जाए, लेकिन फिर अगली सियासत उनकी कहाँ होगी ये उन्हें खुद नहीं मालूम होगा। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि उस सूरत में खान साहब ने क्या करना है।
खान साहब फिर ये प्लान रखते ज़रूर हैं कि फिर पंजाब असेंबली से उनके जो तमाम अरकान हैं वो फिर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, और इसी तरह से केपी असेंबली तो खैर वो फिर भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पंजाब असेंबली से भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। ये भी एक अच्छा खासा बड़ा क्राइसिस होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पंजाब असेंबली अगर एक साथ रिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर ये फिर एक इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराना भी एक क्राइसिस ही होगा। और इस दफ़ा शायद स्पीकर भी इस चीज़ को रोक ना सके, क्योंकि देखिए कौमी असेंबली में तो उन्होंने गेम चलाई हुई है ना कि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ताकि जी ज़िमनी इलेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन याद रखिए कि पंजाब असेंबली में इनका स्पीकर भी अपना ही है। सब्तैन खान साहब PTI के बड़े कड़े, जिसको कहते हैं ना गुड़े जो हैं वो मेंबर हैं, तो वो तो फौरी इस्तीफे मंजूर भी कर लेंगे, तो इसलिए वहाँ पर तो नामंजूरी वाला तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये कार्ड अभी भी खान साहब के पास है कि अगर असेंबलियाँ तहलील नहीं भी होती तो PTI के जो मेंबरान हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अगेन इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी कमिटमेंट देखनी होगी कि वो यहाँ पर कमिटमेंट शो करें और वाकई सब लोग इस्तीफे दे भी दें, क्योंकि कौमी असेंबली में हमने देखा था कि फिर कुछ लोग उसके ऊपर इधर उधर भी हो रहे थे कि इस्तीफे नहीं देने थे या ये वो, और अभी भी 2-3 लोग सामने भी ऐसे आ चुके हैं। लेकिन जनरली फिर पंजाब असेंबली में अगर 170 अरकान इस्तीफे दे देंगे तो फिर भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। उधर से अगर KP असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, उधर से सिंध असेंबली में भी इस्तीफे हो जाते हैं, तो फिर भी ये अच्छे खासे इस्तीफे हो जाएंगे जिनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन कराना भी अच्छा खासा एक बड़ा काम होगा, और वो जनरल इलेक्शन वाला ही जो माहौल है वो बन जाएगा। तो आप असेंबली तहलील करने से तो उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन मुस्ताफ़ी होने से तो किसी रुकन को नहीं रोका जा सकता। तो खान साहब ये भी प्लान रखे हुए हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।